Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering the exam kit questions of tangible non-current assets. Guys, before we start, if you have not subscribed to my channel, please subscribe it and share my channel with your friends and knowns and ask them also to share it and subscribe it. So let's start. So tangible non-current assets. First question, a non-current asset register shows carrying amount of non-current asset for 85600. So एक non-current asset का carrying amount था 85600. The ledger account include a cost balance of 1,85,000 and an accumulated depreciation of this. So basically क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा नॉन करंट एसेट एक रजिस्टर था उसके अंदर जो कैरिंग अमाउंट है मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू है दैट इज 85600 और जो हमारा लेजर है नॉन करंट एसेट रजिस्टर उसकी जो वैल्यू है दैट इज कॉस्ट है 1,85,000 एंड उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 55,000. तो इसका भी हम कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं. तो 1,85,000 माइनस 55,000 तो एज पर लेजर जो हमारा बैलेंस आ रहा है दैट इज 1,30,000. ठीक है. अब आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी कि कौन सी स्टेटमेंट इस डिस्क्रिपेंसी को क्लियर कर सकती है. दैट मीन्स कौन सी डिस्क्रिपेंसी को अगर हम देखें तो इनका आंसर मैच करना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. तो वो सिचुएशन हम देखेंगे. ए the omission of an additional land costing 30,000 from the ledger account and the omission of disposal of an asset from register costing 25600 accumulated depreciation this. वो ये कह रहे हैं कि लेजर अकाउंट में 30,000 की लैंड हमने ऐड करनी थी जो नहीं करी तो 30,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे हम. सेकंड, द omission of disposal of an asset from the register. अब रजिस्टर में हमारा कैरिंग अमाउंट है. रजिस्टर क्या शो कर रहा है कैरिंग अमाउंट. तो दैट मीन्स अगर कैरिंग अमाउंट शो कर रहा है तो यहाँ से जो एसेट जाएगा वो भी कैरिंग अमाउंट का जाएगा. तो ओमिशन ऑफ डिस्पोजल एसेट फ्रॉम द रजिस्टर कॉस्ट थी 256. इसमें से अगर हम 1120 माइनस करेंगे दैट इज 14400. इतने की वैल्यू नॉन करंट एसेट से माइनस हो जाएगी कि ये डिस्पोज ऑफ हो गया. तो देखा जाए तो यहाँ टोटल ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ कम आ रहा है. सो दिस इज नॉट द आंसर. सो ए इज नॉट द आंसर. हमें ये देखना है कि कौन से डिफरेंसेस को डालने के बाद इनका टोटल मैच करेगा. बी, omission of revaluation of an asset upward by 16600 and depreciation of 20,000 from the ledger account. तो लेजर में 16,600 का वैल्यू इंक्रीज हुई और 20,000 की एडिशनल डेप्रिसिएशन लग गई. अब हमने यहाँ पे कॉस्ट में से एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को माइनस करके कैरिंग अमाउंट लिख दिया है तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन सीधा यहीं से माइनस कर देते हैं. अलग से अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है. दिस इज कैरिंग अमाउंट ना कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है. एंड ओमिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस फ्रॉम द रजिस्टर. ये हमारा डिस्पोजल सेल हो गया था तो ये हमने इसमें से माइनस नहीं करा. अभी भी देखा जाए तो टोटल ये मैच नहीं कर रहा. दिस इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन. सी, omission of disposal of an asset from ledger account costing this and accumulated depreciation. एक लेजर अकाउंट में से एक एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ था हम डालना भूल गए थे. तो 25600 इसका भी कैरिंग अमाउंट कितना होगा 25600 माइनस 11200. सो 14400 का एसेट हमने सेल किया था मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया था तो वो हम लेजर में से हटा देंगे. omission of addition of land costing 30,000 from the register. रजिस्टर में 30,000 का लैंड ऐड हुआ था जो हमने नहीं लिखा तो इसका टोटल आता है 115,600 और 1,30,000 माइनस 144,000 इज 115,600. दैट मीन्स इस गलती की वजह से ये हमने गलती करी थी और ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे. तो सी इज योर आंसर. ठीक है. आगे तो नेक्स्ट इज Lorry bought an asset on 1st January 2014 for 2,35,000. He has depreciated it at 30% using reducing balance method.
On 1st January, Lorry revalued the asset to 3 lakh. What accounting entry should Lorry post to record the revaluation? Revaluation की एंट्री क्या होगी? अब इस डेट तक रिवैल्यूएशन लाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन देखनी पड़ेगी. तो 2,35,000 पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगी 30%. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैलेंस 2,35,000. पहले साल की डेप्रिसिएशन मतलब 14 की डेप्रिसिएशन. तो 2,35,000 इंटू 30%. सो दिस इज 70500. तो हमारा कैरिंग अमाउंट क्या रह गया? माइनस 235,000 इज 164,500. अब 15 की डेप्रिसिएशन, इस वैल्यू का 30%, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, अब इसका 30%. सो दिस इनटू 30 डिवाइड बाय 100, 30%. सो 49350, ये वैल्यू यहां से माइनस होगी. तो कैरिंग अमाउंट हमारा जो आएगा दैट इज 164,500, 115,150. सो जनवरी 14 पूरे 14 की डेप्रिसिएशन होगी, 15 की डेप्रिसिएशन होगी. अब 16 की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी 31 दिसंबर 2016 तक की. तो दिस इंटू 30%, 34545. और जो हमारा कैरिंग अमाउंट आ रहा है, अब कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 16 और 1 जनवरी 17. 1 जनवरी 17 को जो हमारा कैरिंग अमाउंट आ रहा है दैट इज 115,150, 80605. सो 80605 हमारी आज की वैल्यू आ रही है कैरिंग अमाउंट. लॉरी रीवैल्यूड द एसेट टू 3 लाख. 3 लाख का एसेट हमने रीवैल्यू कर दिया. तो मैंने हमेशा एक चीज़ बताई थी इसमें कि जब भी हम एसेट रीवैल्यू करेंगे, सबसे पहले जो उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लगी है हम वो डेप्रिसिएशन खत्म करेंगे. आज तक जो इस पे डेप्रिसिएशन लगी है वो लगी है 70500 प्लस 49350 प्लस 34545. तो आज तक जो इस पे डेप्रिसिएशन लगी है दैट इज इन सब का टोटल 154395. तो इतना तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे. अब डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 154395 यहां दिख रही है, इधर ज्यादा है, इधर है 154395. नहीं गाइस, ये एंट्री गलत है, ये क्रेडिट लिखना भूल गए यहां पे. ये सब कुछ ही डेबिट थोड़ी होगा, क्रेडिट भी तो कुछ करेंगे ना. तो इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है गाइस, मिस्टेक बाय देम. दिस शुड बी क्रेडिट, दिस इज नॉट डेबिट, दिस इज क्रेडिट. वो लिखना भूल गए यहाँ पे, ये गलत मिस्टेक कर दी इन्होंने. सो हमें चाहिए डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये वैल्यू, और ये हमें सिर्फ यहां दिख रही है, यहां तो क्रेडिट हो रही है. तो हमारा आंसर ए हो जाएगा. सिंपल, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें. ठीक है. नेक्स्ट, Which one of the following statement is true in relation to non-current asset register? Register से related क्या चीज सही है? तो first is it is an alternate name of non-current asset ledger account. No, register is different. Register के अंदर तो हम एक it's a normal register. It's a normal register जिसमें assets की डिटेल के कौन सा asset कहाँ पड़ा है, कितनी इसकी वैल्यू है, ये सब लिखा होता है. इसका ledger से तो कोई लिंक ही नहीं है. Ledger is completely different. तो A is not the answer. It is a list of physical non-current assets rather than their financial cost. This is also wrong, क्योंकि एसेट रजिस्टर के अंदर एसेट की कॉस्ट भी होती है, किस कॉस्ट पे परचेज किया था. वी ऑल्सो राइट कॉस्ट ऑन द एसेट रजिस्टर, तो यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट आती है. इट इज अ शेड्यूल ऑफ प्लान्ड मेंटेनेंस ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर द यूज बाय द प्लांट इंजीनियर. कोई इट्स नॉट अ प्लान्ड मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस थोड़ी है. जस्ट अ रजिस्टर इन विच वी आर राइटिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स परचेज्ड, किस पे परचेज किया, क्या उसकी आज की वैल्यू. सिंपल. It is a schedule of cost and other information about each individual non-current asset. This is the right answer, that it is a schedule of cost
एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट ईच इंडिविजुअल नॉन करंट एसेट, हर रजिस्टर की, हर एसेट की अलग इंफॉर्मेशन हम रजिस्टर में नोट करते हैं. सो दिस इज द आंसर. एक सेकेंड, ठीक है. सो फोर्थ इज द आंसर, डी इज योर आंसर. अब आते हैं आगे 114. आई डोंट नो व्हाट्स दिस. अच्छा, व्हाटएवर, चलो. सो निकालना क्या है सबसे पहले हमें, व्हाट शुड बी द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इज सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस. हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है. प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी दिस शोज, ये बैलेंस है कि ओपनिंग बैलेंस इतना था. हमारी बुक्स एंड होती है 31 दिसंबर 2016 को. ओपनिंग बैलेंस इतना था. 1 जुलाई को हमने इतना एसेट परचेज करा. 30 सितंबर को इतना डिस्पोजल में चला गया और इतना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है. कंपनी पॉलिसी इज टू चार्ज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम ऑन प्रो राटा बेसिस. प्रो राटा बेसिस दैट मीन्स ऑन मंथली बेसिस. प्रो राटा बेसिस मीन्स मंथली बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हाउ डू वी डू अ क्वेश्चन. इसमें सबसे पहले हमारा 9,60,000 का एसेट था जिसमें से 84,000 का डिस्पोजल में चला गया. तो 9,60,000 माइनस 84,000, तो हमारा बैलेंस रह गया, एक सेकेंड गाइस, 960 माइनस 84, सो 8,76,000 के हमारे एसेट की वैल्यू रह गई. अब ये एसेट इतने में से इतना डिस्पोजल में चला गया, तो इस पे तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इंटू 20%. तो 8,76,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, सो 175,200. एक तो डेप्रिसिएशन इन एसेट्स में से जो सेल हो गया उसको निकाल के रिमेनिंग पे पूरे साल की. 1 जुलाई को हमने एसेट परचेज किया था 48,000 का, तो 48,000 इंटू 20/100 इंटू ये 1 जुलाई को परचेज किया था, तो जुलाई टू दिसंबर इज 6 मंथ्स, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, सो दिस इज 22, तो 4800 इज दी डेप्रिसिएशन. तो 4800 डेप्रिसिएशन हमारी एक लगी, तो एक लगी 4800, एक 175,200, और ये एसेट हमने सेल किया था ऑन 30 सितंबर. तो जब तक हमने इस एसेट को सेल किया है, तो 1 जन से लेके 30 सितंबर तक की डेप्रिसिएशन निकालेंगे जब तक हमने इसको रखा है अपने पास. तो हमने इसको 9 मंथ्स रखे, 1 जनवरी से 30 सितंबर को होते हैं 9 मंथ्स. सो 84,000 इंटू 20/100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सो 84,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सो दैट इज 126,000. तो 126,000, सो टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी 175,200 प्लस 4800 प्लस 126,000, सो दैट इज 1926,000, 1926,000. मैं दोबारा समझाता हूँ गाइस, क्योंकि इस चीज़ का रेफरेंस हम आगे भी बहुत बार लेंगे. मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा स्लो सारे बच्चों को जिसको नहीं समझ आया. स्टार्टिंग में हमारे पास थे 9,60,000 के एसेट्स. ये प्रो राटा बेसिस, दैट मीन्स ऑन मंथली बेसिस. स्टार्टिंग में हमारे पास थे 9,60,000 के एसेट्स. तो 960 में से हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने एसेट्स पूरा साल हमने अपने पास रखे हैं, क्योंकि उन्हीं पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. 960 में से हमने डिस्पोजल में 84,000 के एसेट भेज दिए. तो इसमें से अगर 84,000 के एसेट्स हमने डिस्पोजल पे भेज दिए, दैट मीन्स 960 माइनस 84,000, सो 8,76,000 के एसेट हमने पूरा साल अपने पास रखे. इसमें से 84,000 अगर डिस्पोजल में चले गए, दैट मीन्स हमने 8,76,000 के एसेट्स अपने साथ रखे हैं पूरा साल. तो इस पे अगर हम 20% पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाएं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इट शुड बी 175,200. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, 1 जुलाई को हमने एक एसेट परचेज करा है. तो 1 जुलाई को अगर हमने परचेज करा है तो डेप्रिसिएशन भी 1 जुलाई से स्टार्ट होगी. बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, तो जुलाई
August, September, October, November, December, 6 months. So 48,000 into 20% into 6 divided by 12. So this is 4800 second depreciation. उसके बाद हमने एक एसेट 30th सितंबर को डिस्पोजल में भेज दिया. डिस्पोजल में भेजने का मतलब है इसको सेल कर दिया या स्क्रैप कर दिया, वॉट. तो जब हमने डिस्पोजल में भेजा उससे पहले की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स 1 जनवरी से लेके 30th सितंबर तक की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. सो 84,000 इंटू 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12. सो दैट इज 12,600. तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारी हो जाएगी 192600. सो दिस शुड बी योर आंसर. आगे गाइस जल्दी से. ऑन 1 जनवरी 2017 क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले. व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज्ड फॉर प्लांट इन जेड्स कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. इसका मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि एसेट को स्टार्ट करने से पहले का खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होता है. एसेट को स्टार्ट करने से पहले का खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होता है. हमने प्लांट परचेज किया, ये कॉस्ट में ऐड होगा. डिलीवरी टू फैक्ट्री, मशीन तो फैक्ट्री के आने के बाद ही स्टार्ट होगी ना फैक्ट्री में, तो ये भी इंक्लूड होगा. 1 ईयर वारंटी कवरिंग ब्रेक डाउन. अब कार की वारंटी कार से रोड पे जब आती है उससे पहले बिना वारंटी के कार को हम रोड पे नहीं ला सकते, बिना इंश्योरेंस के. सॉरी, वारंटी इज डिफरेंट. बिना इंश्योरेंस के हम उसको गाड़ी से बाहर, कंपनी से बाहर नहीं ला सकते. 1 साल की वारंटी कवरिंग ब्रेक डाउन, उसके लिए हमने अलग से पे करा है. इट्स नॉट अ फ्री वारंटी जो कंपनी दे रही है, उसके लिए हमने अलग से पे करा है. सो दिस वारंटी इज एसेट को बाद में लाने के बाद का खर्चा. एसेट आ गया, हमारे पास आ गया, हमने एडिशनल उनकी वारंटी करा ली. सो दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, क्योंकि इसमें एसेट, ये एसेट को स्टार्ट करने के बाद का खर्चा है. मॉडिफिकेशंस टू फैक्ट्री बिल्डिंग कॉस्टिंग 2200 वर नेसेसरी टू एनेबल प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड. दैट मीन्स इंस्टॉलेशन एक्सपेंस. सो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ये ज़रूरी था, इसके बिना एसेट स्टार्ट ही नहीं होता, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे. सो 48,000 प्लस 400 plus 2200. So our answer would be 50600. So 50600 should be the answer. Next. A non-current asset was purchased in the beginning of year. For starting में purchase किया था for $2,400 and depreciated at 20% per annum in reducing balance method. At the beginning of 4th year, it was sold for this. द रिजल्ट वुड बी लॉस ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट, ये सब वो सब. तो सेम इसमें हम कैरिंग अमाउंट निकाल देंगे उस एसेट का. मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, दिस इज योर होमवर्क, ये तुम कर सकते हो. तुम इसका कैरिंग अमाउंट निकाल लोगे, मतलब इसमें 3 साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि बिगनिंग ऑफ 4th ईयर में हमने इसको बेच दिया है, तो डेप्रिसिएशन 3 साल की लगेगी. तो 3 साल की डेप्रिसिएशन के बाद जो भी तुम्हारा कैरिंग अमाउंट आएगा उसको तुम कंपेयर कर लोगे सेल प्राइस से. तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो निकाल लेना. ठीक है. मैं अगर चलो तुम्हारे को बताऊं सिंपल, इस पे डेप्रिसिएशन कितनी आएगी या वैल्यू कितनी आएगी, 2400 टी सो मेरी जो वैल्यू आ रही है आफ्टर द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल की डेप्रिसिएशन के बाद, दैट इज 1228.80. मेरा जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है दैट इज 1228.80. अब इसमें हमने जिसको सेल किया है वो किया 1200 में, दैट मीन्स 28.80 का हमें क्या हो गया, लॉस. सो लॉस ऑन डिस्पोजल 28.80. सो आंसर शुड बी बी. नेक्स्ट 117 जल्दी से. A business non-current asset had a carrying amount of this. पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे. What is the revised carrying amount for non-current asset? Revised carrying amount क्या होगा? Business purchase non-current asset of carrying amount this. Asset which has a cost of this was sold for this at a profit of this. What is the revised carrying amount of non-current asset? अब अगर हम एक फिक्स एसेट अकाउंट बनाएं, एक डिस्पोजल अकाउंट बनाएं, एक फिक्स एसेट अकाउंट, यहां पे वो बता रहा है एसेट विच हैड अ कॉस्ट ऑफ दिस वॉज सोल्ड फॉर 9,000. तो कॉस्ट जो, अगर हम कैरिंग अमाउंट एसेट की हमें पता है कि इतना कैरिंग अमाउंट है एसेट का, तो जो एसेट हमने सेल किया है हमें उसका कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा.
जो एसेट हमने सेल किया है हमें उस एसेट का कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो हाउ डू वी फाइंड आउट द कैरिंग अमाउंट? एसेट की कॉस्ट थी 12,000, हमने इसको सेल किया है 9,000 का। अच्छा, डिस्पोजल का इसमें ज़रूरत नहीं थी। 9,000 का हमने एसेट सेल किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। 9,000 का एसेट सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। दैट मीन्स हमारा कैरिंग अमाउंट कितना होगा? 7,000। 7,000 कैरिंग अमाउंट होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? सेल माइनस कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल माइनस कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब हमारा सेल दिया हुआ 9,000, कैरिंग अमाउंट हमें निकालना है और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 2,000, तो कैरिंग अमाउंट शुड बी 7,000। अब कैरिंग अमाउंट अगर 7,000 है, आज तक की इसकी कॉस्ट है 12,000, और सॉरी हमें कैरिंग अमाउंट ही पता चल गया 7,000। सो दैट मीन्स एसेट जो टोटल 12500 के थे, इसमें से 7,000 कैरिंग अमाउंट वाला एसेट सेल कर दिया हमने। जो कैरिंग अमाउंट टोटल एसेट्स का था, इसमें से 7,000 कैरिंग अमाउंट वाला एसेट हमने सेल कर दिया। ये वैल्यू माइनस कर देंगे, सो योर आंसर विल बी 118,000। ओके, आगे व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ मशीन इन डब्ल्यू कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगी? दोबारा देखते हैं। हमने एक प्रिंटिंग मशीन परचेज करी, कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज 80,000, ऑब्वियसली इंक्लूड करेंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट करेंगे। द एम्प्लॉयज रिसीव ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज द मशीन, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इसका कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। बिफोर यूजिंग द मशीन टू प्रिंट कस्टमर्स ऑर्डर, प्री प्रोडक्शन सेफ्टी टेस्टिंग वॉज अंडरटेकन। अब ये टेस्टिंग जरूरी थी एसेट को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज प्री प्रोडक्शन एसेट को स्टार्ट करने से पहले का खर्चा है, तो दिस शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। 80 + 5 + 1 86,000 शुड बी योर आंसर। 19,119 जल्दी से। अ नॉन करंट एसेट हम निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल? नॉन करंट एसेट वॉज डिस्पोज फॉर दिस, तो हमें ये सेल प्राइस पता है। इट हैज बीन परचेज एग्जैक्टली 3 years अर्लियर फॉर दिस, तो परचेज प्राइस यानी ये है कॉस्ट। इट हैज एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 500, रेजिडुअल वैल्यू का वैसे हमें कुछ नहीं करना होता। एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड एट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर 20%, और 3 साल की। अब सिंपल सी गाइज, ये हमें कॉस्ट पता है, इस पे 20% पे हम 3 years की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो वैल्यू माइनस करके हमारा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट को हम सेल से कंपेयर करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो दिस शुड बी योर होमवर्क गाइस, सिंपल क्वेश्चन है, ये तुम कर लेना, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी ऊपर करवा चुका हूं। ठीक है, आगे 120, what will be the value of revaluation surplus if revaluation is accounted for? revaluation surplus में कितना अमाउंट आएगा एक बार देख लेते हैं। At the end of the financial year, Tanner company had following non-current assets. Land and building इतनी कॉस्ट थी, इतनी accumulated depreciation है। Tanner company decided to revalue its land and building to 15 million. 15 million में revalue हमें करना है, तो ठीक है, अगर 15 million में revalue करना है तो इतना तो डेप्रिसिएशन से यूज कर लेंगे। एसेट की वैल्यू हमें 5, हमें जो वैल्यू बढ़ानी है रीवैल्यूएशन में, कितना हमारा आएगा वैल्यू? देखो, एसेट की वैल्यू पहले थी 10.4 और 15 मिलियन हमने कर दी। दैट मीन्स 10.4 माइनस 15 मिलियन, सो दिस इज 4.6। तो 4.6 से तो हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी आफ्टर, जब भी उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने के बाद इतनी से तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ऊपर से जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई है 12 मिलियन की, इसमें से जब मैंने वैल्यू माइनस करी तो इतने से तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है मेरी। 0.12 मिलियन की मैंने आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई है, तो टोटल जो रीवैल्यू होगा इट विल बी 4.72। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में हमारा 4.72 जाएगा, डेप्रिसिएशन में इतना, एसेट में इतना, टोटल रीवैल्यूएशन सरप्लस में 4.72। कैसे? एसेट की वैल्यू पहले थी इतनी, अब हो गई इतनी, तो एसेट में इंक्रीज हो रहा है 4.6, और आज तक जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी वो तो खत्म होगी, तो हमें डेप्रिसिएशन भी खत्म करनी पड़ेगी। सो 4.6 + 0.12 तो 4.72।
4.72 million. Next, 121. Which one of the following items should be accounted for as capital expenditure? मतलब कौन सा ऐसा खर्च है जिसको हमें एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ बिल्डिंग. गाइस, पेंटिंग अ बिल्डिंग इज नॉट कैपिटल, क्योंकि अगर हमने बिल्डिंग को पेंट करा, इट्स नॉट मेंशन कि वो पेंट ज़रूरी था एसेट को स्टार्ट करने से पहले, यानी बिल्डिंग लेने से पहले, तो हम इसको सिंपल पेंट मानेंगे. सो दिस शुड बी अ नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस वाला. रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकन विंडोज इन अ बिल्डिंग. गाइज, अगर हम बिल्डिंग की विंडोज टूटी हुई है, विंडोज ठीक कराते हैं, तो उससे हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है. इट्स जस्ट अ रिपेयर, इट्स नॉट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट. तो इसीलिए दिस शुड नॉट बी कैपिटलाइज. परचेज ऑफ कार बाय अ कार डीलर फॉर रीसेल. अगर एक कार डीलर एक कार परचेज कर रहा है, सो दैट शुड नॉट बी कैपिटलाइज. मतलब हम उसको फिक्स एसेट नहीं मानेंगे, बिकॉज दैट इज अ रॉ मटेरियल, दैट इज अ स्टॉक फॉर हिम. स्टॉक इज समथिंग जो डीलर लेते हैं आगे सेल करने के लिए. सो डीलर ने वो कार ली है आगे रीसेल करने के लिए, तो इसीलिए उस कार को हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे. इसीलिए दैट इज नॉट अ फिक्स एसेट बेसिकली. लीगल फीस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ अ बिल्डिंग. अगर हमने बिल्डिंग परचेज की है, उसके लिए लीगल फीस लाइक रजिस्ट्रेशन फीस. तो रजिस्ट्रेशन फीस इज मैंडेटरी. तो अगर रजिस्ट्रेशन फीस मैंडेटरी है एसेट को लेने से पहले, तो हमें उसकी कॉस्ट को एसेट में इंक्लूड करना पड़ेगा. तो एसेट की कॉस्ट में हम ये वैल्यू इंक्लूड करेंगे. दैट मीन्स हम उसको बैलेंस शीट में फिक्स एसेट में दिखाएंगे. दैट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी कैपिटलाइज. कैपिटलाइज करने का मतलब कौन सी वैल्यू को हम फिक्स एसेट्स में इंक्लूड करते हैं, कौन सी को नहीं करते. तो डी इज योर आंसर. 122. F company purchased car for 12,000 on 1st April 2001, which has been depreciated at 20% each year in straight line method, assuming no residual value. F policy is to charge full year depreciation in the year of purchase and no in the year of sale. The car was traded in replacement for 1st August at a agreed figure of this. हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है. सिंपल क्वेश्चन है, एक बार मैं करा देता हूँ क्योंकि इसमें ये लाइन लिखी हुई है. हमने कार परचेज की है $12,000 की ऑन 1st April 2001 और इस पे रेट है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड. सो 20% इंटू 12,000 इज 2,400. बुक्स हमारी क्लोज होती हैं 31st December ईच ईयर. अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात लिखी हुई है, एफ कंपनी पॉलिसी इज टू चार्ज फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल. मतलब जिस साल हम परचेज करेंगे हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जिस साल सेल की होगी उस साल हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ही नहीं. इसमें मंथ्स का हमें कुछ नहीं करना. हमने अब इतनी डेप्रिसिएशन पर ईयर है 2000 और 31st December को हमारी बुक क्लोज होती हैं. तो 2001 की इसकी डेप्रिसिएशन पूरी 2,400 बाइफर्केट तो करनी नहीं. हमने कब सेल किया है इसको? 1st August 2004. तो 2002 की डेप्रिसिएशन, 2003 की डेप्रिसिएशन. अब 2004 की डेप्रिसिएशन या 14 की डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि भले ही वो अगस्त में सेल हुआ है, बट इन द ईयर ऑफ सेल नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ सेल. तो यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी. तो हमारा जो कैरिंग अमाउंट आ गया एट द टाइम ऑफ सेल, दैट इज 12,000 minus 2,400 minus 2,400 minus 2,400, 4,800 इज द कैरिंग अमाउंट. तो जिस दिन हमने इसको सेल किया कैरिंग अमाउंट इज 4,800, वो सोल्ड फॉर 5,000. सो हमारा 200 का हो गया प्रॉफिट. 4,800 का 5,000 में सेल किया तो प्रॉफिट हो गया 200 का. तो आवर आंसर इज डी. वेरी सिंपल गाइज, वेरी सिंपल. अब आता है 123. ये क्वेश्चन गाइज बहुत बच्चे ग्रुप में ये क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं. बहुत बच्चे, मैंने एक ही सॉल्यूशन बनाया हुआ है और मैं वही सॉल्यूशन सारे बच्चों के साथ शेयर करता रहता हूँ. मुझे खुद फील होता है कि मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बारी में तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो 123. ऑन 30th September 2012 the following balances existing in the record of Lambda and Company प्लांट एंड मशीनरी. ये कॉस्ट है, इतनी इस पे आज तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगी हुई है. ड्यूरिंग द ईयर दिस सितंबर प्लांट विद अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दिस वॉज सोल्ड फॉर दिस. जितनी एसेट की इतनी रिटन डाउन वैल्यू थी,
ये वाला इतने का हमने सेल कर दिया। प्लांट हैड ओरिजिनली कॉस्टेड 80,000, 80,000 की उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, वो आज की डेट में इतनी रिटर्न वैल्यू थी, इतने का हमने सेल कर दिया, तो दैट मीन्स इसमें तो हमें प्रॉफिट हो गया। प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग 1,80,000, 1,80,000 का हमने प्लांट परचेज किया। इट्स दी लामडास कंपनीज पॉलिसीज टू चार्ज डेप्रिसिएशन इन द रेट ऑफ एक्विजिशन एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल, और डेप्रिसिएशन रेट इज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब जिस साल हमने सेल किया उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, जिस साल हमने परचेज किया उस साल हम पूरे साल की चार्ज करेंगे। तो सेम लॉजिक गाइस, 8,60,000 में से हमने कितने का एसेट सेल कर दिया? प्लांट हैड ओरिजिनली कॉस्टेड 80,000, 80,000 का हमने प्लांट सेल कर दिया, तो कितने का रह गया हमारे पास? 7,80,000। इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन, तो 78,000 हमारी एक डेप्रिसिएशन होगी, 78,000 हमारी एक डेप्रिसिएशन होगी। दूसरी डेप्रिसिएशन, प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1,80,000, तो 1,80,000 का हमने प्लांट परचेज किया, उस पे 10% डेप्रिसिएशन, तो 18,000 डेप्रिसिएशन एक होगी। तो 78,000 प्लस 18,000, तो दिस इज 96,000 की टोटल डेप्रिसिएशन। अब गाइस ध्यान से देखना, अब यहाँ पे 8,60,000 का हमारा जो एसेट था, सो गाइस अब इसमें क्या करेंगे, देखो हमें बताना है कि प्लांट का कैरिंग अमाउंट कितना होगा जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एसेट अकाउंट बना के बताऊँ, एसेट अकाउंट में 860 का हमारा एसेट परचेज था, कॉस्टिंग थी, इसमें से 80,000 का एसेट डिस्पोजल में चला गया, हमने 180 का एसेट परचेज किया, तो जो एसेट अकाउंट है, सो एसेट अकाउंट में 860 प्लस 180 माइनस 80, सो दैट मीन्स हमारा कैरिंग अमाउंट क्या आ गया? 9,60,000, नॉट कैरिंग अमाउंट सॉरी, टोटल कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। सो कॉस्ट हमारी एंड ऑफ द ईयर में आ रही है 9,60,000। हमें निकालना क्या है? कैरिंग अमाउंट। सो कैरिंग अमाउंट मतलब एंड वाली कॉस्ट माइनस एंड वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमें कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? आज तक जो टोटल कॉस्ट है माइनस टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एसेट अकाउंट से हमारे को एसेट की क्लोजिंग कॉस्ट पता लग गई। सेम वे वी विल मेक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें ओपनिंग दिया हुआ है 39700 और 000। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर हमने चार्ज की है 96,000। हमने एक एसेट जिसकी रिटन डाउन वैल्यू इतनी थी, इतने का सेल किया, 80 उसकी वैल्यू थी कॉस्ट, आज की रिटन डाउन वैल्यू थी उसकी 37। सो 80,000 माइनस 37,000, सो 80,000 माइनस 37,000, सो दिस इज, इस पे आज तक डेप्रिसिएशन 43,000 की लगी थी। और मैंने बताया था जो भी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड होती है हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हटा के इसको डिस्पोजल में भेज देते हैं। तो 43,000 डेप्रिसिएशन जो एसेट सोल्ड पे लगी है डिस्पोजल में चली गई होगी। तो 397,000 प्लस 96,000 माइनस 43,000, सो 4,50,000 हमारा आ गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरिंग अमाउंट। सो क्लोजिंग कॉस्ट इतनी, क्लोजिंग accumulated depreciation is 4,50,000. So that means carrying amount of asset आ गया is 5,10,000. So 5,10,000 is your carrying amount. पहले मैंने depreciation निकाली, फिर मैंने asset account बना के देख लिया asset की closing value क्या आ रही है, फिर मैंने accumulated depreciation account बना के accumulated depreciation closing निकाल ली. So carrying amount will be closing cost माइनस क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सो 5,10,000। जो मैंने ग्रुप में सॉल्यूशन भेजा है गाइस वो थोड़ा सा अलग है, इट्स बिट डिफरेंट, बट ये भी ठीक है वो भी ठीक है, वो सिर्फ शॉर्ट में समझाने के लिए था। ये चीज़ अगर मैं ग्रुप में करता तो समझ ना आती, तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, आगे गाइस लेट मी जस्ट चेक इसके कितने क्वेश्चन पेंडिंग है, बिकॉज 133 थोड़े से रहेगा गाइस, मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्दी निपटाने की। ऑब्वियसली तो मैं समझा के ही करूँगा।
Which one of the following statement best describes depreciation? It means spreading the payment of non-current asset over a period of years. पेमेंट तो एक बारी में हम कर चुके हैं, उसको थोड़ी स्प्रेड कर रहे हैं. इट इज़ डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट. मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट हम नहीं बोल सकते, इट्स नॉट एक्चुअल depreciation. It means spreading the net cost of non-current asset over their estimated useful life. तो this is, I should say, is the depreciation. कि हम जो भी एसेट की नेट कॉस्ट है, जैसे 10 लाख है, अगर उसकी 10 साल की लाइफ है, दैट मीन्स 1 लाख ईच ईयर, तो हम एसेट की कॉस्ट, नेट कॉस्ट जो है, उसको पूरी लाइफ में स्प्रेड कर रहे हैं. पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट टर्म थी, इसलिए हमने मना किया था. पेमेंट हो सकता है हमने कम करी हो, इसका मतलब ये थोड़ा कि सिर्फ पेमेंट को स्प्रेड करना है. एसेट की कॉस्ट को हम स्प्रेड करते हैं ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. लास्ट, इट इज मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू रिप्लेस द एसेट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हमें क्या पता आज से 10 साल बाद एसेट की नई वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. सो हम कोई मनी अलग से थोड़ी सेव कर रहे हैं कि हाँ अगला एसेट परचेज कर लेंगे, उसके लिए डेप्रिसिएशन है. इट्स नॉट दैट. So this is C is your answer. 125. On 1st January 2008, पहले question, what was depreciation charge included in the statement of profit and loss account for the year ended 31st December 2018? On January, Wharton has a building in its book which has a cost of 380, carrying amount इतना. So opening इसके पास carrying amount है 260 और उसकी cost थी 380. On 1st July 2008, the asset was valued at 4,50,000. एसेट को हमने 450 वैल्यू कर लिया. आज की डेट में वैल्यू थी 260, हमने उसको 450 पे वैल्यू कर लिया. तो दैट मीन्स 260, तो 260 माइनस 450, आज की वैल्यू थी 260 माइनस 450, दैट मीन्स 190 से हमने एसेट को रीवैल्यू कर दिया. दैट मीन्स 1,90,000 से हमने एसेट को रीवैल्यू कर दिया. आगे, Wharton accounting policy is to depreciate building at the rate of 3% on straight line method. 3% on straight line method. थी कैरिंग अमाउंट इतना था. दैट मीन्स इस पर आज तक जो डेप्रिसिएशन लगी होगी दैट विल बी 260, 120 की इस पर आज तक डेप्रिसिएशन लगी है. ठीक है, क्या गाइस, तो हमें इसमें निकालनी है कि ड्यूरिंग द ईयर, हमें इसमें निकालनी है कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितनी डेप्रिसिएशन लगी है. तो देखो 1st जनवरी को उसकी वैल्यू इतनी थी और स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं. 1st जुलाई को हमने एसेट रीवैल्यू किया है. तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल देखूँ कि 3,80,000 इंटू 3% इंटू 1st जुलाई को हमने इसको वो करा है, रीवैल्यू करा है. तो जून तक की डेप्रिसिएशन दैट मीन 6 डिवाइड बाई 12. तो 3,80,000 इंटू 3% इंटू 6 डिवाइड बाई 12. सो दैट मीन्स इस पार्ट की 5,700 डेप्रिसिएशन ही होगी. तो 5,700 इज डेप्रिसिएशन अब तक की, मतलब टिल जून एंड तक की इतनी डेप्रिसिएशन है. जून के बाद हमने एसेट को रीवैल्यू कर दिया. कितना रीवैल्यू कर दिया? रीवैल्यूड एट 4,50,000. तो 4,50,000 पे अगर हमने रीवैल्यू कर दिया तो आगे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो 4,50,000 पे होगी. तो 4,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 इंटू रिमेनिंग 6 बाई 12, सिंपल. तो 4,50,000 इंटू 3 बाई 100 इंटू 6 बाई 12, सो 6,750. सो टोटल डेप्रिसिएशन जो पूरे साल की लगेगी दैट विल बी 5,700 प्लस 6,750. सो दिस इज 12,450. तो इसका आंसर आएगा 12,450. अब गाइस अगर तुम सॉल्यूशन में चेक करोगे तो सॉल्यूशन में इन्होंने इसका कुछ अलग निकाला हुआ कैलकुलेशन. कैसे? उन्होंने ये बोला हुआ है कि एसेट की जो वैल्यू थी वो बेसिकली उन्होंने ये कंसिडर किया हुआ है कि एसेट की लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है. दैट मीन्स जो रिमेनिंग लाइफ थी वो उतनी है. तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि देयर इज़ अ चेंज इन
यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, तो इसीलिए मैंने सिंपल 3% डेप्रिसिएशन निकाल दी। तो दिस इज आंसर अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अगर बुक का आंसर निकालना है तो मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। फर्स्ट डेप्रिसिएशन तो ये ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं, देखो अगर 3% एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रही है, इफ 3% इज द डेप्रिसिएशन, तो सिंपल अगर मैं तुम्हें बताऊं, सो दैट मीन्स टोटल लाइफ उसकी कितनी होगी एसेट की। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ इनटू 100। कॉस्ट हमें पता है 3,80,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज 3%, 3% डेप्रिसिएशन है, तो 3,80,000 to 3%, so this is 11400, so 3,80,000 डिवाइड बाय लाइफ इज इक्वल टू 11400, सो लाइफ जो इसकी आ जाएगी 3,80,000 डिवाइड बाय 11400, सो दैट मीन्स 33.3 ईयर्स की इसकी लाइफ है। 33.3 ईयर्स की हमारे एसेट की लाइफ थी जब हमने उसको परचेज करा था, ठीक है, 1 जनवरी को। अब इसमें से कैरिंग अमाउंट इस पर इतना लग चुका है। अब कैरिंग अमाउंट इस पर इतना है, दैट मीन्स आज तक की डेप्रिसिएशन इतनी लगी। तो आज तक की इतनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, पर ईयर डेप्रिसिएशन इतनी है, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 11400, सो दिस इज 10.52, सो 1,20,000 इज दी आज तक की डेप्रिसिएशन। इसको मैं डिवाइड करता हूँ डेप्रिसिएशन पर ईयर से, सो दैट मीन्स 10.52 ईयर्स की 10.52 ईयर्स की लाइफ ऑलरेडी स्पेंड हो चुकी है। 10.52 ईयर्स की लाइफ ऑलरेडी निकल चुकी है इसकी। और उसके बाद हमने आधे साल की डेप्रिसिएशन और लगा दी, तो आधा साल मतलब 0.50, सो दैट मीन्स 11.02 इसकी लाइफ ऑलरेडी निकल चुकी है। सो 33.33 ईयर्स की लाइफ 3 माइनस 10.52 माइनस 0.50, सो दैट मीन्स 22.31 की हमारी एसेट की लाइफ आज की डेट में रह गई। आज की जो इसकी वैल्यू रीवैल्यू है 450, इतनी इसकी वैल्यू रह गई। तो हम दोबारा से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो इन्होंने यहाँ नहीं लिखा था कि डेप्रिसिएशन शुड बी रिकैलकुलेटेड। तो इतनी आज की कॉस्ट है, इतनी रिमेनिंग लाइफ रहेगी, सो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 22.31, सो दिस इज approximate 20170, so this is depreciation per year. This is your depreciation per year। अब जो लगेगी आगे एसेट की कॉस्ट, रीवैल्यूड कॉस्ट डिवाइड बाय रीवैल्यूड यूजफुल लाइफ, और ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन है, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, सो दिस इज 10085। सो 10085 की डेप्रिसिएशन है, सो योर आंसर विल बी 15785। 15785 शुड बी दी आंसर। ये गाइज, ये मैं मतलब ये जो क्वेश्चन है दिस इज प्योर थोड़ा सा वेग। इसमें इन्होंने अगर ये बोल देते कि एसेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है तो अलग बात होती। तो मैंने सिंपल अपना जो आंसर निकाला था वो सिंपल कैलकुलेशन से निकाला था। इनका जो आंसर था दैट इज़ बिकॉज इन्होंने बोला एसेट की इतनी लाइफ है, उसमें से इतनी लाइफ उसकी जा चुकी है, रिमेनिंग कितनी बची है, तो रीवैल्यूड फिगर डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, दैट मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन इस पर अब इतनी लगेगी, और 6 महीने की डेप्रिसिएशन ये हो गई। तो पहले पूरे साल में इतनी लगी थी, आधे साल में आधी इतनी, तो दिस शुड बी द टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, वी हैव टू सी कि इन्होंने क्या आंसर निकाला, मैं तुम्हें वो वाला भी समझा दिया। चलो आगे करते हैं। 126 A car was purchased by a news agent business for this। ये कार है, व्हीकल टैक्स 1 ईयर। अब व्हीकल टैक्स 1 ईयर उसने 1 साल का परचेज करा, तो वो कार लेने के बाद ही परचेज करा होगा, तो इसको हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ व्हीकल टैक्स वॉज नेसेसरी, व्हीकल टैक्स वॉज नॉट नेसेसरी, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर लिखा होता रजिस्ट्रेशन और समथिंग तो हम इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करते, व्हीकल टैक्स को हम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। सो 10,000 की हमारी कॉस्ट आ गई। बिजनेस एडॉप्टेड अ डेट ऑफ 31 दिसंबर एज ईयर एंड, 1 मई को हमने परचेज किया था।
कार वॉज ट्रेडेड फॉर अ रिप्लेसमेंट व्हीकल ऑन 1 अगस्त 2015, मतलब 2001 में हमने लिया था या 11 में लिया था, 15 में हमने इसको सेल कर दिया इस वैल्यू पे. It was depreciated at 25% on reducing balance method, charging full year depreciation in the year of purchase and none in the year of sale. That means पहले साल में भी depreciation लगेगी, 2001 की लगेगी, 2002 की लगेगी, 2003 की लगेगी, 2004 की लगेगी, 2005 की depreciation नहीं लगेगी क्योंकि उस साल में हमने सेल किया है और सेल ईयर में depreciation नहीं लगानी. तो सिंपल 4 साल की depreciation निकाल लोगे, तुम्हारा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, सेल प्राइस तुम्हें पता है, तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसका आंसर है डी. इसका आंसर मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इज डी, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है. ठीक है, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ कैसे करें. मैं गाइस कैसे करता हूँ इसका मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ. 10,000 ये सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ही चलेगा और वहाँ पे भी जहाँ में कैरिंग अमाउंट निकालना है. 10,000 का हमारा एसेट है, इस पे 25% डेप्रिसिएशन है. दैट मीन्स पहले साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 75%, है ना. पहले साल के बाद इसकी वैल्यू 75% रह जाएगी. तो 10,000 इंटू 75%, ये मेरा आ गया 7,500 पहले साल के बाद. दूसरे साल के बाद वैल्यू कितनी रहेगी इसका 75%, तो इंटू 75%, दैट इज 5625. अगले साल फिर इसका 75% और फिर इसका 75%, तो दैट मीन्स 3164 मेरी आ रही कैरिंग अमाउंट. उतने का सेल कर दिया हमने 5,000. तो दिस इज 1836 इज द आंसर. नेक्स्ट 127. The reducing balance method of depreciation of non-current asset is more appropriate than straight line method when there is no expected residual value of asset. एक बार और आगे वाले पढ़ लेते हैं. The expected life of asset is not capable of being estimated. थर्ड भी पढ़ लेते हैं एक बार guys. Let's see. The asset is expected to be replaced in a short period of time. ये तो नहीं है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है. The asset decreases its value in less later years than in early years of use. So मेरे अकॉर्डिंग guys इसका आंसर should be D. The answer should be D. Why? There is no expected residual value of asset. इसका मेथड से तो कोई लिंक नहीं है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो. इससे क्या लिंक है, इसका कोई लिंक ही नहीं है. द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड. तो ये हम फिर भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत, कि एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट इज नॉट केपेबल, इसीलिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लगा पा रहे, हम ईयर्स में बाइफरकेट नहीं कर पा रहे. इट कैन बी द आंसर, बट डी ज़्यादा प्रेफरेबल. क्यों? द एसेट डिक्रीजेज इन वैल्यू लेस इन लेटर ईयर्स देन इन अर्ली ईयर्स ऑफ यूज़. कि एसेट, कोई भी हम एसेट परचेज करते हैं, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज होती है, बाद में कम डिक्रीज होती है. अगर तुम कोई फ़ोन लेते हो, तुमने आईफोन लिया जैसे 1 लाख का, तो पहले साल की बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 80, अगले साल के बाद वैल्यू रह जाएगी 70, फिर 65, फिर 60. ऐसा नहीं होगा पहले 10 फिर 80 फिर 60 फिर 40 फिर 20, ऐसा नहीं होगा. सो एसेट की वैल्यू स्टार्टिंग में ज़्यादा गिरती है, बाद में थोड़ी कम गिरती है. तो डी शुड बी द आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर. चलो गाइस 128 जल्दी से निकालना क्या है. प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इंक्लूजन, प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है गाइस. हमने एक मशीन परचेज करी ऑन 1 जनवरी को 40,000 की. द मशीन हैड एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 6 years and expected residual value of 10,000. The machine was depreciated using straight line method on monthly basis, that means prorate basis. तो पहले हम depreciation निकाल लेते हैं. तो cost minus scrap value divided by useful life. तो 40,000 minus 10,000 divided by 6. So 5,000 per year is your depreciation by using straight line method. On 31st December 2014 the asset was sold for this. हमने, और हमारी बुक्स क्लोज होती है 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को एसेट परचेज किया था.
31 दिसंबर को सेल हो गया, तो इसमें मंथ का तो कोई रोल ही नहीं है, पूरा साल ही हो गया। तो 40,000 की हमारी कॉस्ट थी, पहले साल की डेप्रिसिएशन 2001 की, 2002 की 5,000, 2003 की 5,000, 2004 की 5,000 डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे क्योंकि 2004 के एंड में सेल करा है। तो पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा, तीसरा साल पूरा, चौथे साल के एंड में सेल करा है, तो हमारी वैल्यू रहेगी 20,000। 20,000 इज द कैरिंग अमाउंट, सोल्ड फॉर 5,000, तो हमारा लॉस हो गया 5,000 का, सॉरी सोल्ड फॉर 15,000। हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट है 20, सोल्ड फॉर 15, दैट मीन्स हमारा 5,000 का हो गया लॉस। आगे बढ़े, चलो आगे करते हैं। 2009 129, सॉरी गाइस, मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं फीलिंग वेरी वेरी स्लीपी, तो इसलिए चलो गाइस एक काम करते हैं, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो लेट्स डू वन थिंग कि जो आगे वाले क्वेश्चन है 129, 130, 131, 132 और 133, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तुम ट्राई बाय योर ओन। अगर तुम्हें कोई डाउट आता है इसमें तो व्हाट्सएप का मेरा F3 का जो ग्रुप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से तुम उस ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें क्वेरी पूछ लेना। यू कैन ऑल्सो आस्क दैट क्वेरी ऑन माई पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप ही करना, मैसेज मत करना, या मतलब मैसेज या कॉल मत करना। इट्स 7988737340, मुझे कॉल कर ले, मैसेज कर लेना, सॉरी व्हाट्सएप, मैं तुम्हें इसका सॉल्व कर दूंगा। बट जितने हमने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं ये आगे वाले क्वेश्चंस काइंड ऑफ उसी से रिलेटेड है, बट अगर किसी में डाउट हो तो मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर लेना, ठीक है। बाकी आई थिंक हमने काफ़ी हद तक पॉइंट्स कवर कर ही लिए, तो मैं अब काफ़ी हद तक डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एंड गाइस थोड़ा सा आज मेरी वीडियो आवाज़ थोड़ी डाउन है, सब कुछ है, नॉट डूइंग वेल, तो दैट्स वाई आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलो गाइस, यू टेक केयर, stay home and stay safe.